जय हिंद दोस्तों। जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखते हैं 15 नंबर का, ठीक है। और ये 15 नंबर का टेस्ट आज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने कल की क्लास में 14 नंबर का टेस्ट देखा था, ठीक है। और वो हमने लाइव देखा था, और आज की क्लास आप लोगों को ये लाइव नहीं है, ठीक है। लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। और आप लोगों को हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे लाइव में आंसर देते चलते हैं, वैसे ही आंसर आप 100 क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए आज हम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और आप लोग आंसर देते चलिएगा। 100 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है पहले प्रश्न में। इसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, किस स्थान से पुरा पाषाणी कालिक चित्रकला, ठीक है। पहला क्वेश्चन से है, किस स्थान से पुरा पाषाणी काल चित्रकला की प्रमाण मिले, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग, पहले प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। किस स्थान से पुरा पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, लोथल, बुर्जहोम या अतरंजी खेड़ा, भीमबेटका, ठीक है। तो इसमें पूरा पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भीमबेटका से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, आपको पूरा टाइम आंसर देने के लिए दिया जाएगा, आप लोग आंसर देते चलिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, फास्ट सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आप लोग आंसर देते चलिएगा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा, ठीक है। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, तो सॉरी भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। एमपी का ये रायसेन जिले में है, कहाँ पे है, एमपी के रायसेन जिले में, ठीक है। तो एमपी के रायसेन जिले में ये भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण कालीन गुफा स्थित है, ठीक है। चलिएगा, और ये लोथल जो आपको ऑप्शन में देख रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पे गोदीवाड़ा था, ठीक है। बंदरगाह जिसको कहते हैं, ये गोदीवाड़ा था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे है ये गोदीवाड़ा, साक्ष्य मिला गुजरात में। और बुर्ज होम क्या है, बुर्ज होम गर्तवास है, ठीक है। गड्ढे में वास है यहाँ पे, इसमें साक्ष्य का मिला है, गर्तवास का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे पूरा पाषाण कालीन जो चित्रकला है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, भीमबेटका से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का आंसर आप लोग दीजिएगा, इसमें किस धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दूसरे का, इसमें अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। किससे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म से महायान की शाखा से संबंधित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 29 गुफा है जिसमें यहाँ पे बौद्ध की अलग अलग चित्रण किया गया है। और ध्यान दीजिएगा बौद्ध की महायान से, ठीक है। आपको जब भी यहाँ पे जिक्र करे तो बौद्ध धर्म के महायान से, 2 शाखाओं में बटा था बौद्ध धर्म। यहाँ पे कनिष्क के शासन काल में जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तब यह बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो इसमें जो यहाँ पे अजंता की गुफाएं के रूप में किस धर्म का मिला, बौद्ध धर्म का, महायान की यहाँ पे काफी ज्यादा झलक देखती है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का आंसर दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो ये आप लोग के इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दो, दो में क्या हो जाएगा, नागरिकता, ठीक है। दो में क्या हो जाएगा, दो में नागरिकता हो जाएगी, ठीक है। और भाग 4 में कमेंट करिएगा, भाग 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीति निदेशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। और नीति यहाँ पे मूल अधिकार किसमें हो जाएगा, भाग 3 में, ठीक है। तो इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, बात कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है, आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। किस अंग में होता है, हृदय में, वृक्क में,
फेफड़े में या यकृत में? चौथे नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? किडनी करती है, ठीक है। वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और इसी वृक्क के किडनी में क्या है? यहाँ पर रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, झूम क्या है? कल के भी क्लास में हमने देखा था झूम की, यानी कि स्थानांतरण कृषि। यह क्या है? स्थानांतरण कृषि। झूम क्या है? एक कृषि का प्रकार है, तो इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको? स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा फेमस है। पांचवा का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, व्यापार का समाज सेवा, रोजगार, लाभ कमाना, वस्तुओं का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे लाभ कमाना, ठीक है। इसमें क्या है? कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रेड कर रहे हैं, उसका यहाँ पे पहली प्योरिटी क्या होती है? कि मुझे लाभ कमाना है, ठीक है। लाभ कमाना, लाभ हो या ना हो वो आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत से रिलेटेड, ठीक है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? बताइएगा, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया था कि ओजोन परत पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है और पराबैंगनी किरणों से अवशोषण करती है। पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करती है। अगर ये न छानती तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर न छानती तो पृथ्वी पे यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं सबसे ज्यादा चर्म रोग होता, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम होती, सबसे ज्यादा चर्म रोग होता, यानी कि कैंसर की पॉसिबिलिटी, स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग दीजिएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, भारत का लोक प्रसिद्ध नृत्य क्या है? आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कथक हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी, या आपको पूछे कभी प्रश्न में उत्तर भारत का, तभी भी आप इसे ही आंसर चयन करेंगे, कथक को, ठीक है। किसको आंसर चयन करेंगे? कथक का, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आपको याद होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हमने इसकी क्लास बखूबी कराया हुआ है, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है? ये तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्रा को जाएगा, कथक उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 8 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना। 9 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, इसका उद्देश्य क्या है? आंसर दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोजगार देना, बच्चों की उपस्थिति और पोषण बढ़ाना, शिक्षकों की सहायता देना, स्कूल भवन बनाना। बताइएगा मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? 9 नंबर का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या होता है? बच्चों को मिड डे मील, आपको क्या है? मील मतलब भोजन होता है। इस तरीके से बच्चों की उपस्थिति और पोषण बढ़ाना, इससे बच्चे क्या है? उपस्थित होंगे, यहाँ पे एक तरीके से अट्रैक्शन का भी काम करेगा और पोषण को बढ़ावा भी देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? पिछले तबके के ज्यादातर से बच्चे इसमें स्कूल में आते हैं, मिड डे मील योजना के तहत उनको पोषण भी मिलेगा, यानी कि पढ़ाई और भोजन दोनों मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर दीजिएगा। कोयला का
यूपी में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यूपी में कोयला कहाँ पे पाया जाएगा? एमपी के बॉर्डर पे, ठीक है। यानी कि एमपी के बॉर्डर पे, यहाँ पे तात्पर्य एमपी का ही नहीं छत्तीसगढ़, यानी कि पूरा का पूरा जो पठारी वाला एरिया है दक्षिण का, ठीक है, पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है, राइट। अब आइए देखते हैं ऑप्शन से क्या है यहाँ पे 10 नंबर का। 10 नंबर का ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, विंध्य, तराई क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आंसर को हटाइए, तराई क्षेत्र को भी हटाइए, ये बच गया बुंदेलखंड और विंध्य, दोनों के दोनों एमपी के बॉर्डर से है, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग से। बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा इन्हीं दोनों में से? चलिए आंसर दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा विंध्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। कहां पे हो जाएगा? विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में अगर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में होता है। और सोनभद्र के बारे में हम आपको बताए थे कि सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी बॉर्डर बनाता है। कौन कौन से? बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है और इसी सोनभद्र में क्या है? कोयला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये बिंद का क्षेत्र हो जाएगा। बिंद के क्षेत्र से संबंधित जितना भी है कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 11 नंबर। खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किससे होती है? ये खेतों से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कानून को राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लेखपाल जो होता है, नायब तहसीलदार या उप जिलाधिकारी। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, कौन सा हो जाएगा? सभी लोग 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पटवारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पटवारी, लेखपाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? सेवा, सुरक्षा, शांति। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते, जनसेवा, राष्ट्रभक्ति। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का ये लोगो है, थीम है, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे तो आदर्श वाक्य है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा हो जाएगा। 12 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा। आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आंसर देते चलिएगा सभी लोग, ठीक है, और अपना काउंट भी करते चलिएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन से सही कर रहे हैं, ठीक है। आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक लाभ कमाना, समाज में भय और असुरक्षा पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण करना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद का अर्थ होता है समाज में भय पैदा करना और असुरक्षा पैदा करना, ठीक है। तो भय और असुरक्षा, भय से तात्पर्य डर का है, डर और असुरक्षा पैदा करना, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों शब्द को ध्यान रखते रहिएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में 14 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न संख्या 14 का 1990, 92, 91, 93। बताइएगा 14 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का ध्यान दीजिएगा। 1992 में ये अधिनियम आया था। 1993 में आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। कई बार हम लोग ये क्वेश्चन से देख चुके हैं। आप लोग खुद आंसर देते देते आप लोगों को ये आभास हो गया होगा कि ये कई बार रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है, इसका ये तात्पर्य है, आपको जिस दिन ये आभास होने लगेगा कि ये मैं जानता हूं और रिपीट किया है, उस दिन आपकी तैयारी सकारात्मक चल रही है, ठीक है। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भूल नहीं रहा, आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और भूलना भी नहीं चाहिए। कब तक? एग्जाम से जब तक न निकल जाए, ठीक है। और जब भूलेंगे ही नहीं तो एग्जाम निकलेगा, श्योर निकलेगा, ठीक है। आंसर दीजिएगा 15 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1948। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर दीजिए। यूएन यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को, ठीक है।
इसी दिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1945 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 11 जुलाई, 22 मई, 21 मार्च। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 16 नंबर का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है जल के संरक्षण के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा आप लोग। 17 नंबर का, राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, जयदेव, कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, बी, कल्हड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, बी, कल्हड़ हो जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें डीएम का सोशल मीडिया में क्या अर्थ है, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का डीएम डीएम का सोशल मीडिया में क्या अर्थ है। ठीक है, डिजिटल मेल या डायरेक्ट मेल या डाटा या डेली मीडिया, बताइएगा। डीएम लोग नहीं कहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो लोग चैट करते हैं डीएम में, यहाँ पर डीएम में मैसेज करिए। ये डीएम है क्या चीज, कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बार बार लोग कहते हैं कि डीएम में मैसेज करिए। कोई आप चीज मांगते हैं तो लोग कहते हैं डीएम, डीएम लिख करके आपको ऊपर सारा मामला थोप देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैसेज, मतलब ये कि आप पब्लिकली जो चैट कर रहे हैं उसमें बात मत करिए, सीधे आइए डायरेक्ट मैसेज में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्ट मैसेज होता है, कोड होता है। ठीक है, चलिए महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आगे आप कोई मेंस का रिटन का एग्जाम्स देंगे तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, महिला सशक्तिकरण। इस पे एस्से भी आता है और रिटन मतलब क्वेश्चन भी आते हैं, रिटन करना रहता है। एस्से लिखने के लिए किसी पे बार बार आता है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना, केवल महिलाओं को नौकरी देना, केवल शब्द ज्यादातर से सही नहीं होते हैं, पुरुषों की महिलाओं को अधीन करना, यहाँ पे ये तो पहले ही गलत है, केवल महिला को शिक्षा को बढ़ावा देना, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, महिलाओं को समाज में भी चाहिए ना, उनको सामाजिक स्थिति भी देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पैसा दे दे रहे हैं और उनके आर्थिक शोधन कर दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक के साथ साथ उन्हें सामाजिक मजबूत भी बनाना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 19 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें 20 नंबर, जंगलों में लगने वाली भयानक आग को क्या कहा जाता है। जंगलों में लगने वाली आग को भयानक क्या कहा जाता है, सुनामी तो कहा नहीं जाएगा, ये पानी में आती है, चक्रवात भी पानी में आता है, भूस्खलन पहाड़ों में होता है, दावानल बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं, जंगलों में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते आए होंगे कि एक अनेक शब्दों का एक शब्द। जंगलों में आग लगने वाली को दावानल कहते हैं, पेट में आग लगने वाले को जठराग्नि कहते हैं। इस तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना, 933, 943, 940, 950। आंसर दीजिएगा 21 नंबर का क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसमें 943 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 943 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। बटरफ्लाई शब्द खेल किस खेल से जुड़ा हुआ है, मुक्केबाजी, कुश्ती, तैराकी, कबड्डी से। 22 नंबर का क्वेश्चन से आप लोग देंगे। चलिए क्वेश्चन 22 नंबर का आंसर दीजिएगा। 22 नंबर में ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 22 नंबर बटरफ्लाई, यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई। ठीक है, यानी कि तैराकी से संबंधित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तैराकी से संबंधित हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रतियोगिता होती है यहाँ पे तैरने की। ठीक है, कौन पहले टारगेट के पहुंचेगा। चले अगला देखते हैं, इसमें किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, चीन, जापान, नॉर्वे, थाईलैंड। 23 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, विविध का प्रश्न है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों,
क्यों इसे यहाँ पे उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे देखिए पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, गोल है, यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, सूर्य पहले ही उग रहा है, ठीक है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई थी 180 डिग्री पे, उसमें से जब भी यहाँ पे क्या है, उससे पहले वहीं से वहां पे क्या है, तिथि प्रारंभ मानते हैं, तो वहां से सबसे पहला देश यही जापान ही पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे प्रशांत महासागर में, तो सबसे पहले ही यही जापान ही आपको पड़ेगा, ठीक है। कौन सा पड़ेगा, जापान। इसलिए जापान को उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य उगता है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है। ऑप्शंस दे देते हैं, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उगता है। आपको दो ऑप्शन देते हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और दूसरा है इसमें नागालैंड, ठीक है। इन्हीं दोनों में से आप आंसर दीजिएगा, किस राज्य में सबसे पहले उगता है, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा चुका, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। हिमालय को नवीन बलित कहते हैं, इसको हटा दीजिए। अब आपको तीन यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से बताइएगा आप कौन सी है। तीनों के तीनों पठारी की माने जाते हैं, ठीक है। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पुरानी जो जहां पे पर्वत श्रृंखला है, अरावली है, ठीक है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पे स्थित है। अभी यह हाल ही विवाद में रही, क्योंकि इसको क्या है, तोड़ा जा रहा था, ठीक है। लेकिन भारत में जलवायु की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। 25 नंबर का आंसर दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। बीके आरवी राव, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रनाडे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिएगा सभी लोग, बताएगा 25 का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले कौन थे, वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग इनकी पुस्तक का नाम बताएगा, कौन सी ऐसी पुस्तक थी, कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने इस बात को लिखा कि भारत का पानी गंगा का आर्थिक दोहन, यानी कि इन्होंने लिखा था इसमें पानी यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से, लेकिन लिखा था कि गंगा का पानी जो है टेम्स लंदन नदी में गिराया जा रहा है, यानी कि यहाँ का आर्थिक दोहन करके लंदन लेके जाया जा रहा है। आप उस बुक का नाम बताइएगा, दादा भाई नौरोजी का। नौरोजी जी के पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने ही किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 26 नंबर, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, डलहौजी, कार्नवालिस, विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन। 26 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, आंसर दीजिए किसको माना जाता है 26 नंबर क्वेश्चन का। तो 26 नंबर में क्या हो जाएगा, कार्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर में क्या हो जाएंगे, कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें सिजदा और पाबोश दो शब्द है यहाँ पे फारसी के, सिजदा और पाबोश, ये दिल्ली सल्तनत के किस मुगल सुल्तान ने शुरू किया था। फारसी प्रथाओं को दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुरू किया था, सिजदा और पाबोश, ठीक है। बताएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। इसमें बताएगा सिजदा का प्रथा किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बबल, या यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। आंसर दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 का इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा, ठीक है। और इसी बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का था, लौह एवं क्या हो जाएगा, रक्त की नीति अपनाया था, ठीक है। चलिए कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, मेंटल कोर, मैग्मा, क्रस्ट। आंसर दीजिएगा आप लोग, आंसर दीजिएगा, मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, ठीक है। तीन परत होती है, बताइएगा सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। 28 नंबर का आंसर दीजिएगा, सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो नीचे होती है ये होती है कोर होती है, ठीक है। और बीच में जो होती है
ये मेंटल होती है। क्या होती है? मेंटल। सबसे ऊपर क्या होती है? क्रस्ट होती है। ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट होती है और दोनों परतें यहाँ पे दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरा कोर, निचला कोर। ठीक है, इस तरीके से सबसे ऊपरी परत जो हो जाएगी क्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगी? क्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिएगा। चलिए 29 नंबर का आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? 29 नंबर का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का है। आंसर दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। खैरा रोग किस फसल, यहाँ पे बात कर रहा है किसका? खैरा रोग का। ठीक है, किस फसल से संबंधित है और यह किसकी कमी से होता है? बताइएगा आप लोग। इसमें खैरा रोग किस फसल से संबंधित है और यह किसकी कमी से होता है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 31 नंबर का ध्यान दीजिएगा। इसमें धान एवं जस्ते की यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धान एवं जस्ते की कमी से, धान एवं जस्ते की कमी से क्या हो जाएगा? खैरा रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। वह कौन सा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वह कौन सा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है? व्यापार, रोजगार, पेशा या इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है? 32 नंबर का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? सभी लोग 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वह हो जाएगा रोजगार। ठीक है, रोजगार। रोजगार ऐसा है जो व्यक्ति क्या है यहाँ पे, जिसमें व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है, बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। रोजगार। अगर रोजगार आप ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नौकर बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे होपलेस नहीं कर रहा हूँ। एक चीज इसकी मेन अगर आप सच्चाई देखेंगे तो यही है, रोजगार क्या है यहाँ पे? नौकर ही है। ठीक है, नौकरी। आप दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आप अगर स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना कोई रोजगार है, तो आप अपना काम करते करते अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो आप मालिक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज सच्चाई है उसे नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती। ये क्या है? रोजगार की यही मेन परिभाषा होती है। ठीक है, नगरीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है? आंसर दीजिएगा 33 नंबर का। नगरीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है? आंसर दीजिएगा। केवल शहरों में जनसंख्या की वृद्धि होना, क्या ये नगरीकरण है? कृषि कार्यों में लगे लोगों की संख्या बढ़ना, ये तो यहाँ पे क्या है? ग्रामीण सेक्टर को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन और जीवन शैली में बदलाव। आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर में, 33 नंबर में क्या आपको इन दोनों में केवल शब्द का इस्तेमाल किया है? केवल शहरों में जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या नगरीकरण हो जाएगा? ये बात कहीं न कहीं पुष्टि नहीं करती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से, जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो जनसंख्या का पलायन और जीवन शैली में जो बदलाव आता है उसे ही क्या है? नगरीकरण कहते हैं। नगर की तरफ लोग जाते हैं। अब आप बताइएगा कि आप कोई अपने गांव से निकल करके शहर में जाते हैं जिले स्तर पे, जिले से निकल करके आप अपने प्रदेश के टॉप शहर में जाते हैं, वहां से निकल करके आप कोई और प्रदेश में जाते हैं जहां आपको और ज्यादा फैसिलिटी मिले। अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं तभी भी आपको सुविधा मिलती है, रोजगार के दृष्टि से जाते हैं तभी भी आपको सुविधा मिलती है। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग पलायन शहर की तरफ करेंगे तो कहीं न कहीं नगरीकरण को ये लोग क्या है? बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत भारती सम्मान, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, किस संस्था द्वारा? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या उत्तर प्रदेश शासन। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा?
तो 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। 34 का इसमें क्या हो जाएगा, 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अब यहाँ पे मिड डे मील योजना पीछे अभी हम लोग इसी सेशन में देखे थे। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, ये पढ़े थे शिक्षा के साथ साथ पोषण। आप ये बताइएगा इसमें कब शुरुआत की गई थी? 90, 95, 92, 98। 35 नंबर का आंसर आप लोग देंगे, तो 35 नंबर का आप आंसर देंगे 95 में। ठीक है, यहीं से क्या है, विद्यालयों में खिचड़ी बनना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, पहले चावल दिया जाता था, चावल देने के बाद चावल बांट दिया जाता था, फिर उसके बाद क्या है, ऐसा हुआ कि चावल लोग यहाँ पे क्या है मिलता ही नहीं है, तो उसके अनुसार फिर एक भोजन बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो 95 से भोजन बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? 36 नंबर का उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? आंसर दीजिएगा हमीरपुर, झांसी, और दो ऑप्शन इस साइड है, इसमें क्या हो जाएगा, ललितपुर, सोनभद्र। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएंगे, तो यह क्वेश्चन को मैं बार बार करा चुका कि यूरेनियम और तांबा कहां पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, यूरेनियम यूरेनियम एवं तांबा, जब भी आपको आंसर अगर करे यूपी की बात करें तो आप ललितपुर को लगाइएगा। ठीक है, ललितपुर में और हम लेके क्या चीज देखे थे, ललितपुर एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक और पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंट क्या देखे थे, जनसंख्या घनत्व तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। 37 नंबर, जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? 37 नंबर का आंसर दीजिएगा, जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार, जिला या कानून को पटवारी? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, जिला कलेक्टर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जिला कलेक्टर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, इसमें 38 नंबर देखते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? बताएगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये किसके अंतर है, ये राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे पुलिस इसी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुलिस कोई भी हो वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की बात कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, एनएसजी का प्राथमिक कार्य क्या है? इसमें 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की बात कर रहा है, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? सीमा पर युद्ध लड़ना, आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी ऑपरेशन, केवल इसमें क्या है, वीआईपी सुरक्षा या जेलों को सुरक्षा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या है, आतंकवाद विरोधी अपहरण के विरुद्ध ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की बात कर रहा है। एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताएगा, 40 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्त कौन करता है? 40 नंबर का आंसर दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा, 40 नंबर में कौन नियुक्त करेगा? तो ये बार बार हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा 41 नंबर, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? आंसर दीजिएगा सभी लोग, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति माध्यम से शांति को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को विनियमन। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, 41 का इसमें आंसर दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। इसमें यूनेस्को का क्या होता है? यूनेस्को का अर्थ होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति का माध्यम से इसमें क्या है, शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को का यही यहाँ पे मेन दायित्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी
विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक जयदो किसके दरबारी कवि थे? इसमें 2 पॉइंट याद रखने की है आपको जरूरत। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हो जाएंगे। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हो जाएंगे। ठीक है। लक्ष्मण सेन, कनिष्क, चंद्रगुप्त या धर्मपाल? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 43 नंबर का? तो 43 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं इसमें, सोशल मीडिया पर बाट। ठीक है। सोशल मीडिया पे यहाँ पे बाट का क्या अर्थ है? एक इंसान जो दिन भर पोस्ट करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो ऑटोमेटिक कार्य करता है, एक नया गेमिंग है, या एक यहाँ पे कंप्यूटर का कीबोर्ड? 44 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 44 का? इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा बाट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक कार्य करता है सोशल मीडिया। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यह एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ठीक है। पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या आपको 73वां संविधान संशोधन, या यहाँ पे दिया गया है 68 नंबर का? ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़े हैं 73वां संविधान संशोधन में। इसमें क्या है? यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज यानी कि स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और स्थानीय स्तर पर पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। लेकिन यही हम लोग एक हाल ही में संशोधन देखे, 106वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसके तहत अब लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों में भी क्या है? इन दोनों में भी यहाँ पे 33% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। परिसीमन जब होगा और ये जनगणना जब 2027 में होगी, यहाँ पे जनगणना 2027 में होगी, तब दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, वर्ष 1994 को भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पे इसमें इसमें प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी, इसमें प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक की थी? ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या मीथेन? 46 नंबर क्वेश्चन से दीजिएगा, यहाँ पे 84, इसीलिए यहाँ पे क्या है? इसमें 86, 84 में ध्यान दीजिएगा, इसमें 84 हो जाएगा। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है। और ये सोच लीजिए कि यहाँ पे लीक कब किया था, इसमें लीक कब किया था, लेकिन आज भी वहां पे इस गैस का प्रभाव है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? ठीक है। बताइएगा कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख, यहाँ पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति 5 लाख तक का 1 साल में स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। कितना रुपया? 5 लाख रुपए। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के लिए, भारत की जनगणना 2011 के लिए यहाँ पे कह रहा है कि शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या था? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, शुभंकर क्या था? इस प्रश्न को भी हम लोग कई बार प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? आंसर दीजिएगा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? 49 नंबर का आंसर दीजिएगा, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो थॉमस कप का संबंध किससे है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन से। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें ब्रिक्स की बात कर रहा है। 50 नंबर देखते हैं, ब्रिक्स। हाल ही में किस देश में ब्रिक्स की यहाँ पे आवश्यकता भारत को सौंपी गई? ठीक है। ब्रिक्स की क्या है? अध्यक्षता की बात कर रहा है। ठीक है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। ठीक है। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको? भारत को सौंपी गई। रूस के द्वारा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन? आंसर दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्राजील द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? ब्राजील द्वारा।
बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसमें बताइएगा भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड कर्जन। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिएगा। तो इसमें 51 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह, 52 नंबर में आंसर दीजिएगा, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह जिसमें यहाँ पे क्या है, इसमें जुड़वा बहन कहा जाता है। किसकी? पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो सौर मंडल के 8 ग्रहों में से कौन सा एक ऐसा ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? अभी हम लोग कल की क्लास में इस क्वेश्चन को लाइव देख रहे थे। ठीक है, आंसर दीजिएगा आप लोग। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये शुक्र हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, शुक्र हो जाएगा, सबसे चमकीला यही है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है, सबसे चमकीला भी, सबसे गर्म भी, साय का तारा, भोर का तारा, इसे ही कहा जाता है और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और मंगल लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि के पास वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, लगभग 148 है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास, सबसे बड़ा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन से देखते हैं 53 नंबर, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से किसी राज्यपाल स्वयं यहाँ पे पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, स्वयं पद से नहीं हटा, राज्यपाल तो नियुक्त करेंगे लेकिन स्वयं नहीं हटाएंगे। महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, मुख्यमंत्री या राज्य के निर्वाचन आयुक्त को। 53 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ये हो जाएंगे राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों को। ठीक है, सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल, लेकिन हटाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? बताएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको बताता हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का यहाँ पे सह अस्तित्व होता है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के उस अर्थव्यवस्था का डेवलप करने में योगदान देते हैं, उसे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बताइएगा किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 55 का लाल, पीला, बैंगनी, हरा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 55 नंबर का क्या हो जाएगा? 55 नंबर का बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी। बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, बोलिएगा 55 का क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता, इसलिए तो आप लोग देखते हैं रेड लाइट, लाइटें जो रोड पे लगी रहती हैं रुकावट के लिए, रेड लाइट का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम है, प्रकाश है बिखरेगा कम, सीधा जाएगा यहाँ पे क्या, इसीलिए ये दूर से भी दिखता है रेड कलर। इसका प्रकीर्णन क्या है? सबसे कम होता है। ठीक है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, भारत में खरीफ फसलों की बुआई किस समय होती है? खरीफ की यहाँ पे मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? तो धान हो जाएगी। ठीक है, खरीफ की मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? धान। अब धान की बुआई कब होती है? जायद की फसल के बाद, बीच में तो जायद आती है ना, जैसे गेहूं की फसल कटेगी, धान की बुआई के बीच में जायद की फसल होती है। और ये कब होती है? तो धान की फसल की बुआई, तो ध्यान दीजिएगा, जून जुलाई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है और फिर यहीं पे रबी की फसल की बुआई होती है। ठीक है, तो जून जुलाई हो जाएगा और ये रबी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? रबी की। इसी भी रबी की फसल की बुआई होती है। 57 नंबर देखते हैं, वह व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 57 नंबर का आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वह व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार, निर्यात या आंतरिक पुनर्निर्यात। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंतरिक हो जाएगा या अंतर राज्यीय इसको भी बोलते हैं। यहाँ पे 57 नंबर का सी हो जाएगा।
इसे अंतर्राज्यीय भी बोलते हैं और यहाँ पे आंतरिक व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मीठा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025? उत्तर प्रदेश के किस सामाजिक क्षेत्र में, इसमें ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया जाता है? आशुतोष शर्मा, साध्वी ऋतंभरा, या नारायण कुमार, या सोनिया नित्यानंद। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ये हो जाएंगे साध्वी ऋतंभरा हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, साध्वी ऋतंभरा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 59 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बताएगा, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ। बताइएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये है प्रयागराज। ठीक है, लोक सेवा आयोग का भी मुख्यालय प्रयागराज। केवल यूपी टीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? और पुलिस भर्ती बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ है। दो चीज का लखनऊ है, बाकी दो चीज का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 56, 74, 98, 2000। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 74 में। ठीक है, तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें राजस्व विभाग के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा होता है? आंसर दीजिएगा 62 नंबर का। राजस्व विभाग के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा होता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, या कानून गो। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 62 नंबर में आप पाएंगे सबसे नीचे कौन सा? लेखपाल होती है, पटवारी होती है। ठीक है, किसके? राजस्व विभाग में सबसे निचला क्रम कौन सा होता है? पटवारी का होता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किस स्तर पर का होता है? ठीक है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किस स्तर का होता है? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। 63 नंबर का आंसर हो जाएगा राज्य स्तर तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्य स्तर तक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत चीन सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 64 नंबर का बताइएगा, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत चीन सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें क्या हो जाएगा? बीएसएफ की, यहाँ पे भारत चीन की सीमा के बीच में, तो इसमें आईटीबीपी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। इसमें दिया गया सीमा सुरक्षा बल, ये बीएसएफ को कहते हैं। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये किसमें किसमें होता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद ये हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन देशों के बीच में बीएसएफ लगी रहती है और भारत और चीन के बीच में तिब्बत सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पे एसएसबी को सशस्त्र सीमा बल ये कहाँ पे लगती है? तो ये हो जाएगा नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे। कहाँ पे? नेपाल प्लस भूटान के बॉर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो देशों के बीच में एसएसबी। यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ये आंतरिक पुलिस है। ठीक है, यहाँ पे ये आंतरिक पुलिस है सीआरपीएफ। इसके बाद देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इस साइड है, 10 दिसंबर 45, 48, 45 या 47। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकारों को 10 दिसंबर 1948, इसीलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
इसमें आंसर दीजिएगा यहाँ पे 66 नंबर का, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 66, 66 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्या है? यहाँ पे 22 अप्रैल हो जाएगा। 22 मार्च को हम लोग क्या देखे? 22 मार्च को क्या देखे? जल दिवस देखे। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई है? ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में भी हमने कब किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है किसकी? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से नौकरी खोजने और व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चंस को आप लोग इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा 2023 के यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, 2023 के यूपी पुलिस में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नौकरी खोजने के व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए किया जाता है? इसमें पेंटेक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लिंक्डइन। ठीक है, 69 नंबर का क्या हो जाएगा? 69 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? लिंक्ड इन। इसे नौकरी खोजने के लिए इसमें किया जाता है। ठीक है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई थी? इसमें क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 2015 को। 70 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? बताइएगा। 71 नंबर, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? बहुत तेज हवाएं, समुद्र के नीचे होने वाला भूकंप, भारी वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है, जब समुद्र के नीचे भूकंप आता, ठीक है, ये समुद्र है, ये समुद्र का अगर तल हम इवेलुएट करें तो जब इसमें हलचल होती है तो इन पानियों में क्या है? बलन पड़ता है। जब ये दबाव पड़ेगा तो ये पानी क्या है? पीछे की तरफ जाएंगे, तो जब पीछे की तरफ जाएंगे फिर आगे आएंगे, तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे इसमें सुनामी आती है, और सुनामी तट तक आते आते बहुत बड़ी लहर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसको बोलते हैं समुद्र के नीचे भूकंप का आना। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या है? बताइएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नारा का योजना क्या है? इसमें ध्यान दीजिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसमें मिट्टी को स्वास्थ्य बनाने के लिए, यानी कि स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, धरा मतलब पृथ्वी होता है, धरा मतलब पृथ्वी, तो इसमें स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, पृथ्वी अगर स्वस्थ रहेगी तभी तो खेत हरे भरे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को, 73 नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइएगा कितना था? 33 नंबर, तो इसमें क्या 73 नंबर 382 हो जाएगा। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा? 73 का बी, यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 74 नंबर, राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? 74 नंबर का आंसर दीजिएगा, 74 नंबर का आंसर दीजिएगा, राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? फ्रांस, सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड। 74 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 74 नंबर का स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के हैं? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पेन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, शांति पुरस्कार उपनाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, शांति पुरुष, सॉरी, शांति पुरुष उपनाम से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक। इसमें 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा शिविलो। 75 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री।
शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को भी हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का, इसमें भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, और ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। स्वेज नहर किन दो जलों को निकायों को आपस में जोड़ती है? 77 नंबर का आंसर दीजिएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, काला सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी, किन दो स्वेज नहर की बात कर रहा है? ठीक है, स्वेज नहर 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का, इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज नहर है। किसके बीच? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। इसकी बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान, इसमें 77 था, यहाँ पे देखते हैं 78। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? बताइएगा, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 360, और ये अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं हुआ। ठीक है, 368 क्या है? संविधान संशोधन से। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन से, और ये राष्ट्रपति आपातकाल। राइट, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ाने पर घट जाती है, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। 79 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? इसमें क्या कह रहा है? ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर घट जाती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? विलासिता वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, या निम्न स्तरीय वस्तुएं, या सामान्य वस्तुएं। 79 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 79 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय वस्तुएं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, शीशा, कोयला, काजल, ग्रेफाइट। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा कानपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कानपुर। पटना बिहार की राजधानी है, भोपाल एमपी की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में किसी यहाँ पे जाना जाता है। 82 नंबर का आंसर दीजिएगा, हेनरी फ्योल हो जाएंगे। ठीक है, 82 नंबर का आंसर दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? 82 नंबर का, तो 82 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरी फ्योल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? हेनरी फ्योल हो जाएंगे। प्रबंधन के सिद्धांत, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण का फेफड़ा कहा जाता है? 83 नंबर का ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण का फेफड़ा कहा जाता है सहारा रेगिस्तान, अमेजन वर्षा, हिमालय पर्वत, या गंगा नदी। 83 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। 83 नंबर का क्या हो जाएगा? 83 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेजन वर्षा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं। इसमें 84 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, संगीत, खेत, या यहाँ पे वीरता का। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 84 का, तो 84 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा खेल से संबंधित। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नंदनी कृषक समृद्धि योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश की नंदनी कृषक समृद्धि योजना, बात यहाँ पे हो रही है। उत्तर प्रदेश के नंदनी कृषक समृद्धि योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। 85 नंबर का इसमें क्या हो जाएगा? 85 नंबर का देसी नस्ल की जो गायें हैं, इसके माध्यम से दुग्ध का उत्पादन को बढ़ावा देना, यही है नंदनी कृषक समृद्धि योजना।
कई बार ये प्रश्न आता है, ठीक है। इसी योजना का नंदनी कृषक समृद्धि योजना, जब भी आया प्रश्न तो ये देसी नस्ल की गाय से संबंधित दूध को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। 86 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित यहाँ पे दिया गया कजराहट क्षेत्र निम्न क्षेत्र में से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट, मैग्नीज, डोलोमाइट, अभ्रक। 86 नंबर का आंसर दीजिएंगे, क्या हो जाएगा? 86 का आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? डोलोमाइट का, ठीक है। इसमें कजराहट किसके लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, किसके लिए? डोलोमाइट के लिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 87 नंबर का ये भी बताइएगा, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 87 नंबर का इसमें ध्यान दीजिएगा, लखनऊ। और मैं आपको एक चीज आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, जब आपको कुछ भी न समझ में आए कि मुख्यालय कहाँ पे है यूपी से संबंधित है, आप अगर उसमें से लखनऊ चयन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एकदम नहीं आ रहा है तब तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब तो हमको तुक्का ही मारना है, तो आपको बताते हैं कि उसका चयन कर लीजिएगा लखनऊ, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, लगभग यहाँ पे 70 से 80% प्योरिटी हो जाती है कि वो ऑप्शन सही हो जाए, राइट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, ऊर्जा पैनल वितरण, एलईडी बल्ब वितरण। 88 नंबर का आंसर देंगे तो 88 नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन क्या है? आज भी एलपीजी की न्यूज आती है, आ रही है, आती भी है, आ रही है। ये क्या है? एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित, ठीक है। इसमें क्या है? एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित है, ठीक है। 89 नंबर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? केरल की, सिक्किम की, नागालैंड, मणिपुर की। बताएगा 89 नंबर क्वेश्चन का, किसकी जनगणना दर ऋणात्मक रही? तो ये है एकमात्र यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड की जनगणना क्या है? 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या ऋणात्मक रही, यानी कि जितनी यहाँ पे क्या 2001 में थी उससे भी कम हो गई, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। जीरो रहती तो इसका मतलब कि बढ़ी नहीं, सेम सेम है, लेकिन वहां पे क्या है? ऋणात्मक दर्ज की गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 90 नंबर, रुक्मणी देवी यहाँ पे अरुणिंदेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? रुक्मणी देवी का यहाँ पे क्या है, किस यहाँ पे किससे संबंध है? शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। यह नृत्य है यहाँ पे किस शैली से? कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, मणिपुरी। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे रुक्मिणी देवी भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम हम लोग कहाँ का देखे? तमिल का देखे, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी कथक यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्रा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 92 नंबर, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइएगा, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या यह क्वेश्चन को क्लास में नहीं कराया हूं? इसमें से लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन को हमने इस क्लास में करा चुका हूं। 50% क्या अगर देखें तो इसकी यहाँ पे पूरे के पूरे होमगार्ड की 60 से 62 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 80 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें क्लासे यहाँ पे हमारे ही सेशन से इसमें है, ठीक है। ये टेक्स्ट मेरा नहीं, आरडब्ल्यूए का, लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 80 क्वेश्चन मेरे सेशन से मिल रहे हैं, और ऐसा एक टेस्ट में नहीं, सारे टेस्ट में है। और मैं बताता हूँ, होमगार्ड का जब तक एग्जाम आएगा, हमारे सेशन से आपको 80 क्या 100 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। मैं 100 का यहाँ पे गारंटी नहीं लेता, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मैं करंट अफेयर अभी एक भी क्लास नहीं कराया होमगार्ड के उद्देश्य से, ठीक है। जब उसको भी करा दूंगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना तो कॉमन सेंस से करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसमें एफआईआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? 92 नंबर का आंसर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? बताइएगा, पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पे इसको भी मैंने कराया है। पाक जल डमरू मध्य किसकी है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। इसमें क्या हो जाएगा? भारत श्रीलंका के बीच में, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य, पाक से पाकिस्तान न जाइएगा, रॉबर्ट पाक के नाम पे भारत और श्रीलंका के बीच में
ये रेखा निर्धारित की गई। ठीक है, भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ, भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ, भारत म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत है, हिमालय है, कोई वैसा यहाँ पे मानवकृत यहाँ पे रेखा नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? 32, 44, 48, 40। आंसर दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, विजय केलकर टास्क फोर्स समिति हो जाएगा। ठीक है, विजय केलकर टास्क फोर्स समिति पे जीएसटी की समिति की सिफारिश की गई थी, 2017 में ये लागू भी हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं 96 नंबर, पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर दे रहा है, पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, प्रोकाइमा, फ्लोएम या यहाँ पे स्केरिकाइमा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर देखते हैं, यूपी 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा 97 नंबर का। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यूपी 112। 97 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 97 का आंसर हो जाएगा यूपी 112 डायल 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपातकालीन त्वरित सहायता। ठीक है, पहले यह डायल 100 था, इसका नाम चेंज करके 112 रख दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं है? यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं है, पीपल, बरगद, यूकेलिप्टस, नीम। 98 नंबर क्वेश्चन का यह है यूकेलिप्टस। ये क्या है? पानी बहुत ज्यादा सोखता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं है। ठीक है, इसमें यूकेलिप्टस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं माना जाता है? ये सेम प्रश्न है, यूकेलिप्टस। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, मिताली राज। 99 नंबर क्वेश्चन का अगर आप आंसर ढूंढेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पीटी उषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आप आंसर दीजिएगा, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन का टाइगर स्टेट किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त। तो आपको सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप इस टेस्ट से सही किए आप कमेंट क्वेश्चन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।